जो अधिकतर जो RS IAS बनते हैं वो गांव वाले बनते हैं, और आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो या प्राइवेट स्कूल से पढ़े, उसका भी कोई बड़ा मेजर फर्क नहीं पड़ता है। आपको मेहनत करनी है, वो अपने पिताजी का, अपने माताजी का नाम रोशन करना, उनका सपना साकार करना है, आपका सपना साकार करना है। पेरेंट्स जो होता है, माता पिता, वो केवल बच्चों को सुविधा उपलब्ध करा सकते। एक बेटा अगर मान लो RS बनता है तो एक पिता को तो गर्व होता है कि बड़ा होकर कोई एक अच्छा एक इंसान बने, ये हर एक पिता के मन में होती है। अच्छा लग रहा है। तो आज आपकी मेहनत रंग लगेगी, किसान बढ़िया रही हो ना, बढ़िया रही हो। तो अब आप और कहीं कहना चाहो दूसरी, अब मान लो कोई बच्चा की माया है बनाना, आप कहीं कहना चाहो कि अभी आप बच्चा के लिए कहीं कर सके थोड़ा। सर आपने सब्जेक्ट का चुनाव कैसे किया है? तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि शादी के पहले या बाद इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगभग कितने घंटे आपने रेगुलर पढ़ाई करी, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही करना, ऐसा कुछ है क्या? उन्होंने सेल्फ स्टडी से किया है उन्होंने। इसके लिए आदमी मानसिक तैयारी, मानसिक प्रिपरेशन के लिए ऐसा कुछ आप टिप देना चाहते हैं? आपकी इस जर्नी में आपके मार्गदर्शक कौन कौन रहे, थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। सर RS बनने के लिए ऑल ओवर रोड मैप क्या रहता है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। सर हमें एक चीज बताइए कि जैसे शहरों में काफी कुछ सुविधाएं होती है और आजकल लाइब्रेरी कल्चर भी चल रहा है, एनर्जी बूस्ट हो जाएगी आपकी वापस। तो RS का प्री क्लियर करना हो ना, इसके लिए सर क्या टिप देना चाहते हैं? थोड़ा अपन रणनीति तय करते हैं मेंस के ऊपर, तो सर थोड़ा मेंस के बारे में क्या रणनीति रहेगी, इसके बारे में थोड़ा आप। जिस दोस्त का कभी फोन ही नहीं आया, मैंने बीटेक करने के बाद कभी फोन ही नहीं आया, उसका सिलेक्शन होने के तुरंत बाद उसका फोन आया कि भाई बहुत बहुत बधाई हो, और जो लोग सोचते थे कि ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, और वो लोग अब दूसरे दोस्तों को बोलते हैं कि भाई इसने यार ये किया, तो किया कैसे इसने ये। पर कुछ लोगों को लगता था कि मैं पता नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, कुछ मेरा कुछ नहीं होगा। उन लोगों को जब मैं RS बना तो बहुत बड़ा शौक लगा उनको कि अरे भाई ये कैसे बन गया RS। एक्चुअली मैं किसी को कॉलेज बता ही नहीं था कि मैं RS के लिए पढ़ रहा हूँ, या आपको मतलब कि यही चीज करनी है कि लोग बाग मतलब यूँ सोचे कि ये कैसे बन गया, तो ये आपको बन के दिखाना है उनको। जैसे सिविल सर्विसेज एक सपना है, तो क्या सपने भी सच होते हैं क्या? कि आपके खेती बाड़ी या पारिवारिक बैकग्राउंड, गाय भैंस ऐसा कुछ करते हैं, या RS बनने के बाद बिल्कुल लाइफ आपकी चेंज हो गई, या अभी भी उसी हिसाब से कुछ आपकी हॉबी किसमें है? वैसे तो मैं विराट कोहली को बैटिंग करते देखना बहुत पसंद है मेरे को। मैच देखना इतना शौक है मेरे को कि मैं मेंस की क्लासेस हो रही थी मेरी, स्प्रिंग बोर्ड में मैंने कोचिंग की मैंने, तो वहाँ बीच में जब ब्रेक होता था तो मैं टेस्ट मैच भी हो रहा होता तो भी मैं देख लेता था उसको। राजसमंद में एक योजना चली थी विजय, उसके बारे में कुछ आपको जानकारी हो तो उसके बारे में बताइए सर। आपने जैसे RS ये क्लियर किया था, कितने अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। थोड़ा जानना चाहेंगे कि भाई बच्चों के मोटिवेशन के लिए और कैसे क्या है उसके बारे में सारांश, अपन इसका क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक निचोड़ जो आपको निकाल के दिया है, आई होप आपको ये पूरा डिटेल जानकारी नॉलेज अच्छा लगा होगा। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रसरी आवत जाते तो सिल पर पड़त निशान। नियमित अभ्यास, प्रैक्टिस इज मेक ए मैन परफेक्ट, लगातार आप प्रयास करते रहेंगे, सक्सेस आपको बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। जैसे आप बोलते हैं ना हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, तो वही करना है आप। तो सर आप बच्चों के जो माता पिता हैं उनको आप कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए सर। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? जैसा कि आज मैं आपको एक ऐसी सक्सेस से रूबरू करवाऊंगा, बिल्कुल आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में RS क्लियर किया, और वो भी एक अटेम्प्ट में। क्या रणनीति रही, कैसे क्या किया इन्होंने, बैकग्राउंड, पारिवारिक पृष्ठभूमि, क्या मार्गदर्शन कैसे किया रहा, उसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं अपन। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात, अगर ये वीडियो कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपकी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है, और अगर ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है तो इस वीडियो को एंड तक छोड़ के मत जाना, आपके बच्चों का भविष्य का प्रश्न है। अगर ये वीडियो देख लोगे पूरे बच्चों की लाइफ सेट हो जाएगी, चैलेंज है मेरा ना। तो वीडियो को एंड तक बना रहना और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना, ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ बने हुए जितेंद्र जी शर्मा, आज मेवाड़ की शान है और उन्होंने RS एग्जाम क्रैक किया है। उनसे मिलवाता हूँ आपको, कैसे उनकी यात्रा, कैसे सफर रहा जीवन का, ये पूरी डिटेल में अपन जानते हैं। तो सर जी नमस्कार। जितेंद्र जी सर कैसे हैं सर? बस बढ़िया। हमारे दर्शकों को कुछ अपना परिचय वगैरह दे दीजिए सर। जैसा कि मेरा नाम इन्होंने बता दिया है, तो मैं राजसमंद जिले के गिलून गांव से हूँ। जो आप गिलून सभ्यता पढ़ते हैं वो हमारे यही जो आर्ट सभ्यता का हिस्सा है वो हमारे यही गिलून में ही है, तो मैं वहां से हूँ। मैंने RS 2018 में 504 रैंक प्राप्त की है और मैं अभी कोऑपरेटिव सर्विसेज में हूँ। इसके अलावा मैंने RS 2021 मेंस भी पास किया है, इसका भी साक्षात्कार अभी मई जून में होने वाला है, तो वो भी मैं दे रहा हूँ। तो मैं सर से निवेदन करता हूँ कि सर ये बताइए आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि भाई मेरे को RS बनना है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए सर। मैं 10वीं तक राजस्थान बोर्ड में पढ़ा हूँ, 12वीं में CBSE बोर्ड में पढ़ा हूँ, साइंस मैथ्स थी, और मैं एवरेज स्टूडेंट था वैसे तो। 10वीं में 72% बने, 12वीं में तो पूछो मत 60.20% बने। उसके बाद मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल में, और उसके बाद हमारे गांव के एक RS मेरे से सीनियर है वो बने हैं, तो मैंने उनसे सीखे, उनसे मिलके, वो मेरे बड़े भैया ही है पुनीत जी गलड़ा, वो बने, उनसे मैं मोटिवेट होकर मैं RS बनाऊं, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं RS बनाऊं, ये सबसे अच्छी बात रही। तो जैसा कि सर ने मोटिवेशन लिया पुनीत जी सर से, तो बिल्कुल पुनीत जी गलड़ा साहब को भी आपसे मिलवाएंगे। अब हम सर से बात करते हैं कि सर जैसे कि गाँव में जो परिस्थितियां होती है, बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, ना कोई कोचिंग सेंटर होता है, ना कोई संस्थान जिसमें आपको मार्गदर्शन मिले, आप तैयारी कर
पाए। एक तो सिटी का जहाँ देखा जाए तो सिटी की पृष्ठभूमि में काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, काफी कुछ कैरियर पॉइंट्स होते हैं जैसा कि आपको पता है, लेकिन आप एक गांव से निकल के आज इस लेवल पे आप गए, तो आखिर किस चीज का, कैसे आपकी यात्रा रही, उसके बारे में थोड़ी जर्नी के बारे में शेयर कीजिए सर। मैं भी 10वीं तक मैं गांव में ही पढ़ा हूँ। मैं कपासन स्कूल आदर्श विद्या निकेतन में वहाँ पढ़ा हूँ मैं। उसके बाद मैं सेक्टर 11 किरण नगरी में पढ़ा हूँ मैं। उसके बाद मैंने एक साल ड्रॉप किया कोटा में, उसमें मेरा कुछ हुआ नहीं, मैं IIT पास कर नहीं पाया, तो मैंने RPT के माध्यम से जयपुर में पढ़ा हूँ मैं, बीटेक जयपुर से किया है मैंने। उसके बाद मैंने बीटेक पास होने के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है। उसके बाद मैंने बैंक PO SSC की स्टडी करना शुरू किया था, पर उसमें भी मेरा थोड़ा रुझान 2-3 महीने में खत्म हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को RSC बनना था। मैंने ये सोच रखा था कि SSC और बैंक PO पास होने के बाद मैं RSC बनूंगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्यों ना मैं RSC बनूं, तो मैं RS की तरफ ही आ गया मैं। देखिए सर की यात्रा कैसे क्या रही और कितने आपके दिमाग में विचार चलते हैं, कितने समय समय पे अलग अलग आदमी का मूड चेंज होता है, कई बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो सर थोड़ा आप ये बताइए, पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी क्या रही, माता पिता ने इस मामले में मोटिवेट किया या आपको कैसे और कैसे क्या प्रेरणा मिली, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि में मेरे पिताजी शिक्षक है 2nd ग्रेड में अभी, और मेरे माताजी हाउस मेकर है, और मेरा एक छोटा भाई है वो PTI बना है अभी, जस्ट रिसेंट जो भर्ती आई है उसमें, और मेरी वाइफ है जो डॉक्टर है। तो वैसे मतलब RS बनने से पहले परिवार का सपोर्ट तो होना ही चाहिए आपके साथ। बिना परिवार के सपोर्ट के तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो परिवार का सपोर्ट बहुत रहा मेरे साथ। मेरे पिताजी ने जो भी पढ़ाई का खर्चा हुआ, जो भी हुआ, तो कभी मेरे को यूं नहीं पूछा कि मैं इतना खर्चा नहीं दूंगा, इतना पैसा लग रहा है, इतना कुछ लग रहा है। तो परिवार का सपोर्ट होता है तो आप सक्सेस रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके। दोस्तों सर के फादर शिक्षक रहे, तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि बहुत अच्छा उनके बारे में नजरिया रहा होगा। और माताजी हाउसवाइफ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और पत्नी अभी कह रहे हैं डॉक्टर साहब, जैसा कि सर बात करते हैं, सर आपकी शादी हुआ कितना टाइम हो गया सर? अभी शादी 2023 में हुई थी, फर्स्ट महीने में 26/1/2023 को हुई थी, तो 2-2.5 महीने हुए मेरी शादी को। तो अभी अच्छा, शादी सर्विस लगने के बाद हुई है ना सर? हाँ, शादी सर्विस लगने के बाद हुई है मेरी। तो लोग क्या है, कई बार शादी का भी कोई प्रश्न आ जाता है कि लोग शादी से पहले बन जाते हैं कई बार, और कई लोग शादी के बाद भी बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, इसमें बिल्कुल सपोर्ट और कोऑपरेट परिवार का मिलता रहता है ना। तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि शादी के पहले या बाद इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। अगर आपकी वाइफ आपका सपोर्ट करे, जैसे मेरी वाइफ डॉक्टर है, तो इस बार मेंस में जो उन्होंने मेरे को आंख के बारे में पढ़ा, आंख की संरचना आई थी 10 नंबर में, वो पढ़ाई थी, वो आ गया। RT-PCR टेस्ट आ गया, वो भी 10 नंबर में आया। तो कहीं की सपोर्ट मिलता है वो चीज, उस चीज का। तो पॉजिटिव पॉजिटिव वे में बिल्कुल बहुत फायदा मिलता है। जी सर, बिल्कुल फायदा मिला है, सर को फायदा मिला है और आपको भी मिलेगा बिल्कुल। जी सर। तो शादी का ऐसा कोई इशू नहीं आता है कि आप शादी पहले करो बाद में करो, पर हाँ, एक सेटल होने के बाद शादी करो तो वो अच्छा है। मैं 2nd अटेम्प्ट दिया मैंने, उस टाइम मेरी सगाई हो चुकी थी, तो उन्होंने पढ़ाया था मेरे को। वेरी गुड, शानदार। तो सर अपन डिस्कस करते हैं सर से कि सर आपने सब्जेक्ट का चुनाव कैसे किया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। सब्जेक्ट सर RS 2016, 18 और 2021 में कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं। RS में वो UPSC में अपन को सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। RS में सारे सब्जेक्ट कंपल्सरी 4 पेपर होते हैं, सारे पेपर अपन को क्लियर करने होते हैं। और जो सब्जेक्ट से RPSC ने फिक्स किए हुए हैं कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अपने मन से कोई चूज नहीं कर पाते हैं अपन। अच्छा, सब्जेक्ट फिक्स रहते हैं ना? सब्जेक्ट फिक्स है, RS में सब्जेक्ट फिक्स रहते हैं। वेरी गुड। तो सर से बात करते हैं कि लगभग कितने घंटे आपने रेगुलर पढ़ाई करी, जिससे इसमें, क्योंकि कई बार इसका हवा बना हुआ कि लोगों को 10 घंटे पढ़ना, 15 घंटे पढ़ना, तो इसमें आप थोड़ा ये बताइए कितने घंटे पढ़ाई आवश्यकता है, थोड़ा इसके बारे में चलो। देखिए, कितने घंटे पढ़ना है वो अलग चीज है, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। एग्जाम क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से स्टडी करनी है आपको, और आपके 24 घंटे आपके आंख कान खुले होने चाहिए। कब कुछ बात सुन लो और आप वो एग्जाम में पूछ ले, मेरे साथ हुआ है ये। अच्छा। कि मेरे मतलब 2-4 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि जो नोट्स में नहीं है, जो मैंने कहीं सुने हुए हैं वो मैं लिख के आया हूँ, और मैं 100% सही है मेरा आंसर। वेरी गुड। तो बाकी आपको कम से कम 6-7 घंटे तो पढ़ना ही है आपको, मतलब 1 साल के लिए। तो कम से कम जो RS के प्री से 3-4 महीने पहले से अगर पढ़ रहे हो तो 7-8 घंटे पढ़ना है आपको। उसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, जैसे राजस्थान का पोर्शन हुआ, तो ये आपको पढ़ना ही है। आपको 5-7 घंटे तो पढ़ना ही है आपको, कम से कम 5-7 घंटे रेगुलर पढ़े। और स्मार्ट स्टडी करनी है आपको। केवल आपको ऐसा नहीं कि वो लक्ष्य की बुक लेके पूरी बुक पढ़ने बैठ गए आप, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। वेरी गुड। जैसे कि सर बता रहा है स्मार्ट स्टडी। और एक चीज और बताइए कि जैसे लोगों के दिमाग में एक हवा है कि भाई आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही करना, तो ऐसा कुछ है क्या? कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से थोड़ा यूं हो जाता है कि आपका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है सिलेक्शन में, कि वो नोट्स बनाए देते हैं वो, और
वो जो एग्जाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो पढ़ाते हैं। वो सेल्फ स्टडी में ये होता है कि अपन सारा कुछ पढ़ने लगता है, अपन को पता नहीं होता है कि अगर आपको सही मेंटर है, आपको कोई सिखाने वाला है, कोई गाइड करने वाला है, तो आप बिना कोचिंग के भी पास हो सकते हो। आप जो जिनका मैंने नाम लिया, पुनीत जी गैरडा, जिनकी अभी 41 रैंक है, SDM साहब को रहा है अभी, वो उन्होंने सेल्फ स्टडी से ही किया है। उन्होंने, देखो दोस्तों, सेल्फ स्टडी से भी होता है। मैंने कोचिंग की थी क्योंकि मेरे पास शॉर्ट टाइम था और मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना था, तो मैंने कोचिंग की थी क्योंकि मैं बीटेक वाले बैकग्राउंड से था, तो उसके हिसाब से भी मेरे को कोचिंग करनी थी मेरे को। वेरी गुड। तो मैंने कोचिंग की, इसलिए मेरे को थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया मेरे लिए कि चलो, मतलब एग्जाम वगैरह देते हैं, इसके लिए आदमी मानसिक तैयारी, मानसिक प्रिपरेशन के लिए ऐसा कुछ आप टिप देना चाहते हैं? आप RS एक लंबी प्रक्रिया है, जो हमारे RS 2018 को 4.5 साल में ज्वाइनिंग मिली थी हमको, 4 साल में। तो आपको मानसिक रूप से परिपक्व होना ही है आप, और भले ही वो ज्वाइनिंग लेट मिली वो अलग चीज है, लेकिन जो प्री के टाइम में जो प्रेशर आता है, मेंस के टाइम में जो प्रेशर आता है, आप पे इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको और इतना डेटा याद रखते हैं, तो आपको मानसिक रूप से अगर आप परिपक्व नहीं होगे, मजबूत नहीं होगे, तो आप वो चीज हो नहीं पाएगी आपसे, आप बीच में टूट जाओगे। बहुत सी बार ऐसा होता है कि मेंस का एग्जाम एक बार बढ़ा, 2 बार बढ़ा, 3 बार बढ़ा, तो वो बढ़ते रहता है, आगे डेट एक्सटेंड होती रहती है। तो आपको इसके लिए भी आपको मानसिक रूप से पूरा स्थिर रहना पड़ता है कि नहीं, आपको RS बनना है तो मानसिक रूप से स्थिर रहना पड़ेगा। आपको पूरी तैयारी चाहिए, पूरी तैयारी दिमागी रूप से तैयार रहना पड़ेगा। दिमागी रूप से आपको पूरा तैयार रहना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम लगेगा। वो RPSC के कोर्ट केस वगैरह बहुत होते, तो टाइम आगे बढ़ता रहता है उसका। थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। और प्रक्रिया तो लंबी है ही है, प्लस आपको जो इतने सब्जेक्ट्स है, कम से आप इसमें साइंस भी पढ़ रहे हो, कॉमर्स भी पढ़ रहे हो, आर्ट्स भी पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ना है आपको। इसमें पूरे जो वर्ल्ड लेवल का करंट जीके वगैरह वो भी पढ़ना है आपको, तो इसके लिए भी आपको मानसिक रूप से थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। और जो विश्लेषणात्मक जो चीज होती है जो मेंस में आती है, उसके लिए भी आप मानसिक रूप से अगर आप अच्छे हो, मतलब अच्छी कंडीशन में हो गए आप, तो आप मेंस में अच्छा से लिख पाओगे आप। तो वो मानसिक रूप से आपको अच्छा होना पड़ेगा। आपको मानसिक रूप से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। आप RS एग्जाम दे रहे हो, मतलब राजस्थान की एक सबसे बड़ी सेवा है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, तो इसके लिए आपको मानसिक तैयारी करना अति आवश्यक है। आपकी इस जर्नी में आपके मार्गदर्शक कौन कौन रहे, थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। मैं मेरे मार्गदर्शक की बात करूँ, सबसे पहले मार्गदर्शक मेरे पिताजी और माताजी हैं, जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे को पढ़ाया है, उन्होंने मेरे को RS क्या है वो उसके बारे में बताया है, तो सबसे बड़े मार्गदर्शक तो वही है। उसके अलावा जो भी मेरे को यूँ लगता है कि समाज में जो RS की जो सम्मान है, जो उसकी जो इज्जत होती है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वेरी गुड। तो वो भी इस चीज, ये चीज भी मोटिवेट करती है आपको कि आप RS बनो। और बाकी मैंने आपको बताया, हमारे जो हमारे गांव के जो मेरे से पहले जो सीनियर RS बने हैं हमसे, वो भी मेरे मार्गदर्शक थे। तो कुल मिला के सारों का सपोर्ट रहा है हमारे। बहुत रुतबा रहता है RS बनने के बाद, और एक शानदार पोस्ट है, बिल्कुल राजस्थान प्रशासनिक सेवा की बहुत बड़ी पोस्ट है, तो ये भी एक मोटिवेट का बहुत बड़ा कारण रहता है। सर से अपन एक निवेदन करते हैं कि सर RS बनने के लिए ऑल ओवर रोड मैप क्या रहता है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। RS बनने के लिए अगर आप ये पूछोगे रोड मैप क्या रहता है, तो रोड मैप में ऐसा है कि आप आपने जो भी डिग्री की है उसके, या तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, डिग्री के हो रही उसी टाइम आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप NCERT पढ़नी है आपको, या जो भी टेक्स्ट बुक पढ़नी है आपको, वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। RS के सिलेबस के हिसाब से जो मेंस के आंसर राइटिंग होती है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेंस के प्री में आप भले 200 नंबर ले आओगे आप, तो भी आप प्री के नंबर मेंस के साथ नहीं, वो फाइनल रैंकिंग में वो मार्क्स काम नहीं आते प्री के। आपके मार्क्स जो काम आएंगे वो मेंस के ही काम आएंगे। तो आप कॉलेज के साथ साथ ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और RS की वैकेंसी हर 2 साल में आती है, वैसे अमूमन 2 साल में आती ही है वैसे, पर कुछ टाइम कुछ कोर्ट केस वगैरह में लंबी हो जाती है। तो आपको जो टेक्स्ट बुक है NCERT है वो पढ़ना है आपको, और भी जो नोट्स है आप खुद के नोट्स बनाइए। और जो भी और अच्छे जो अध्यापक है उनके जो आजकल YouTube पे बहुत कुछ मैटर आ रहा है, वहाँ से भी आप बहुत कुछ चीज़ें समझ सकते हैं आप। और बाकी आपके मेंटर भी बहुत होते हैं, तो उनसे भी समझ सकते हैं। तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी आपको। ऑल ओवर रोड मैप क्या होना चाहिए, सर ने बताया, आपके साथ शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। सर हमें एक चीज बताइए कि जैसे शहरों में काफी कुछ सुविधाएं होती है और आजकल लाइब्रेरी कल्चर भी चल रहा है, तो शहरों में लाइब्रेरियां हैं, कुछ वाईफाई वगैरह भी लगे रहते हैं, जैसे मुफ्त वाईफाई वगैरह मिल गया, तो ये मतलब इस चीज के बारे में कुछ सपोर्ट है, इसका फायदा मिल सकता है बच्चों को या नहीं है, कैसे क्या, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सर शहरों में सुविधाएं हैं, कोचिंग है, सब कुछ है, वो सही बात है। मैंने भी जयपुर रह के ही कोचिंग की थी, मैंने प्री के लिए, मेंस
के लिए मेंस के टाइम पे भी कोचिंग की थी, लेकिन हमारा क्या मेंस बढ़ गया था आगे, डेट बढ़ गई थी आगे, तो मैं फिर मेरे गाँव आ गया। और जिस रूम में आप साक्षात्कार ले रहे हो मेरा, मैं यहीं बैठ कर पढ़ा था मैं। तो लाइब्रेरी का ऐसा कुछ नहीं है कि आप लाइब्रेरी जाओगे तो ही सिलेक्शन होगा या ऐसा कुछ होगा, नहीं। अगर आपके पास लाइब्रेरी की सुविधा है तो जाओ आप भले, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी जाओ। आप, मैंने यहीं बैठ के पढ़ाई की थी मैंने, तो लाइब्रेरी का ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि आप लाइब्रेरी जाओ तो ही सिलेक्शन होगा। या लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग जाते हैं तो फिर वो किसी और काम में लगते हैं, फिर वो वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, कोई कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, लाइब्रेरी जाना आना उसमें होता है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं यहीं बैठ के पढ़ा था और इसी रूम में बैठ के पढ़ा था। दोस्तों इसी कमरे में बैठ के तैयारी की सर ने और आरएस बने हैं। और बिल्कुल भी आप अपने घर का जो रूम होता है वो वाकई एक शांत और अपने हिसाब से उसको मेंटेन, उस क्लाइमेट को, वातावरण किया इसी रूम में सुबह 4 बजे उठता था, -1 डिग्री -2 डिग्री टेम्परेचर होता था, और मैं इसी रूम में और रात को 11 बजे सोता था। पूरे दिन पढ़ाई और बीच में 1 आध घंटा कभी सो गया, क्योंकि एक्चुअली दोपहर में सोना भी बड़ा ठीक रहता है, क्योंकि उससे माइंड फ्रेश हो जाता है। आप पढ़ने की जो क्षमता है ना वो बढ़ जाती है। भले आप अगर पूरे दिन पढ़ोगे तो फिर आपको दिमाग इतना वो नहीं पढ़ पाएगा जितना आप 1 घंटा बीच में रेस्ट लेके फिर पढ़ोगे। शॉर्ट ब्रेक मिल जाएगा, हाँ, एक आदमी घंटे पर सो जाता है तो एक शॉर्ट नैप मिल जाएगी आपको, तो उससे क्या है कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपका एनर्जी बूस्ट हो जाएगी आपकी वापस। बिल्कुल सही है। और पढ़ने के लिए क्या आपका जो मानसिक जो स्तर है वो मेंटेलिटी है आपकी एकदम बराबर होनी चाहिए आपकी। अगर आप परेशान होकर पढ़ोगे तो फिर आपको कुछ दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा आपकी। ठीक है आप बैठे बैठे पढ़ोगे लेकिन दिमाग में कुछ नहीं बैठने वाला आपके। तो आपको इसलिए भी थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल। जो लोग पूरे दिन पढ़ते थे, पूरी रात पढ़ते थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ते थे, जैसे 6, 7, 8 घंटे पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन हुआ। तो ये आपको थोड़ा देख के पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों पढ़ाई ज्यादा समय कोई मैटर नहीं करता है। स्मार्ट तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी मेमोरी में स्टोर रहेगा और उसको आप एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। ये आपका मुख्य कारण रहेगा आपका क्लियर करने में, ठीक है ना। बिल्कुल, नेक्स्ट सवाल करते हैं सर से। सवाल तो क्या है, कैसे वार्तालाप चल रही है तो कैसे क्या बातचीत करते हैं, तो अगली क्या इनका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अब जैसे मान लो आरएस का प्री क्लियर करना हो ना, के लिए सर क्या टिप देना चाहते हैं उसके बारे में सर थोड़ा आरएस प्री के लिए थोड़ा टिप हमारे बच्चों को, जो स्टूडेंट व्यूअर्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा, ताकि प्री क्लियर करने में उनको सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। थोड़ा एक आइडिया सर थोड़ा दे देते। आरएस प्री में क्या होता है कि 200 नंबर का पेपर होता है, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। उसमें सब में जो 4 ऑप्शन होते हैं, चार ऑप्शन में सब उनको एक ऑप्शन चूज करना होता है उनको। तो ये इसका पैटर्न होता है। अब आरएस प्री पास करने के लिए क्या है कि कुछ सब्जेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे जो राजस्थान सरकार की जो आर्थिक समीक्षा आती है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। आप सेकंड चीज है जो राजस्थान वाला पोर्शन, राजस्थान ज्योग्राफी से लगभग 10-12 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान जो आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री है उससे कम से कम 12-13 क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। इंडियन पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़नी पड़ेगी आपको। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से, जैसे साइंस एंड टेक है, उससे 18-20 क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़नी पड़ेगी। रीजनिंग और मैथ्स से उससे 20 क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ये पोर्शन भी पढ़ लिया आपने तो भी आप आरएस प्री पास हो जाओगे। आप आरएस प्री में अगर आप यूं चाहोगे कि मैं 200 में से 200 नंबर ले आऊं तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है। तो आप आरएस प्री में जो मेरिट जाती है वो 40% जाती है। इस बार 200 में से 84 मार्क्स गई है, 85 मार्क्स गई है। 200 में 85 मार्क्स मतलब 42% गई है मेरिट। तो 100 में से 42 नंबर चाहिए आपको। अगर आप क्वेश्चन फॉर्मेट में देखें तो 150 क्वेश्चन में से अगर जिस बंदे के 62 क्वेश्चन सही है वो प्री पास है। तो अगर आप ये सब्जेक्ट भी जो मैंने बताए वो भी पढ़ लोगे आप, तो भी आपके 62 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे आपके। तो प्री पास करने के लिए कुछ बेसिक जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़ोगे आप तो आराम से पास हो जाएगा आपका प्री। तो सर ने जैसा कि बताया कि प्री के लिए पूरे टिप्स सर ने दे दी आपको। अब थोड़ा अपन रणनीति तय करते हैं मेंस के ऊपर। तो सर थोड़ा मेंस के बारे में क्या रणनीति रहेगी, इसके बारे में थोड़ा आप थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि बच्चों को मजा आ जाए। मेंस में 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर जो 200 नंबर के होते हैं। मेंस का सबसे बड़ी चीज ये है कि मेंस के नंबर प्लस साक्षात्कार के नंबर से रैंकिंग बनती फाइनल। वेरी गुड। तो आप अगर मेंस में आपने अच्छा स्कोर किया है आपने, और साक्षात्कार में हो सकता है 100 में से आपको 50 नंबर आ जाए, 55 नंबर आ जाए, अगर नंबर कम भी है आपके। मेंस में अगर आपके अच्छे नंबर हो, साक्षात्कार में कम नंबर है, तो भी आपके अच्छी रैंक आ जाएगी आप। इसलिए मेंस में अच्छे नंबर लेके आना आपको कंपल्सरी। तो इसके लिए क्या रणनीति रह सकती है बच्चों को, थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। देखिए इसमें भी कुछ चीज होती है, जैसे फर्स्ट पेपर होता है, जैसे फोर्थ पेपर है। फोर्थ पेपर में सब्जेक्ट वाला पेपर है, तो फोर्थ पेपर आपको अच्छा होना। फोर्थ पेपर में आप 100-110 नंबर ले आए तो बड़ा मतलब अच्छा स्कोर हो जाएगा आपको। फर्स्ट पेपर में भी आपको राजस्थान हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री वाला पेपर है, उसमें आपको चीज़ समझनी पड़ेगी। आपको आप याद करने पे बैठोगे तो आप बहुत सारी बातें आती है उसमें। तो
चीज़ समझनी पड़ेगी इस चीज़ का मतलब किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस तरह आंसर लिखना है आपको। मेरे साथ पिछली बार भी हुआ और इस बार भी हुआ कि मेरे को वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन मेरे को जो एक्सपीरियंस था, मेरे को जो लिखने के जो मैंने प्रैक्टिस की थी, तो उसके हिसाब से लिखा और मेरे को अच्छे नंबर मिले उसमें से। तो वो चीज़ भी बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट कि आपके लिखने की प्रैक्टिस कैसी है आपकी। मेंस में जाने से पहले आप मतलब कम से कम 40-50 पेपर सॉल्व करो आप। उनके 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ मतलब किस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसमें से क्या चीज़ लिखनी है आपको, उस कुछ वो चीज़ छांट लो आप। पॉइंट क्या आप पॉइंट बना लो कि हाँ भाई आपको ये चीज़ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज़ लिखनी है आपको उसमें। तो वो अपने आंसर राइटिंग में बड़ी हेल्प करेगा अपन को। और जब भी आप आंसर लिखो तो पॉइंट फॉर्म में लिखना है। मेरे पिछली बार का एक्सपीरियंस मेरा कि मैंने कुछ आंसर्स मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखे और कुछ मैंने पूरे ऐसे जैसे पूरे पेज के पेज भर दिए मैंने। तो जो मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखे उसमें मेरे को बहुत अच्छे नंबर मिले मेरे को। और जो मैंने ऐसे पूरा जो निबंध लिख दिया है उसमें मेरे नंबर कम मिले मेरे को। तो इस बार मैंने क्या किया कि इस बार मैंने सारे क्वेश्चन पॉइंट फॉर्म में लिखे मैंने। तो ये भी बड़े मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पॉइंट फॉर्म में लिखो तो आपको, और जो आप आंसर लिख रहे हो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके नीचे लाइन जरूर खींचे, उससे कि एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसको पता पड़ जाएगा कि हाँ ये जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ है कि नहीं है इसमें। बाकी आप पूरे ऐसे लिख दोगे, निबंध लिख दोगे, वो बेचारा पूरा पढ़ेगा तो उसमें पहले ही दिमाग खराब हो जाएगा उसका कि भाई क्या मतलब पूरा पढ़ा रहा है मेरे को। तो आप उसमें क्या लाइन खींच दो नीचे तो वो उसको पढ़ने में आसानी रहेगी, तो आपको सभी नंबर अच्छे मिलेंगे आपको। और बहुत सारे लोग यूँ बोलते हैं कि अपन को रेड पेन यूज़ करना है कि ग्रीन पेन यूज़ करना है। आपको कोई पेन यूज़ नहीं करना है वहाँ पे, आपको ब्लू पेन यूज़ करना है क्योंकि आपकी कॉपी स्कैन होकर जाएगी तो वो पूरा ब्लैक हो जाएगा वो। तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है, ब्लू पेन यूज़ करना है। आपको ब्लू पेन यूज़ करो आप, वो पूरी कॉपी स्कैन होती है, ऑनलाइन चेकिंग होती है, तो आपको वहाँ पूरा ब्लैक ही आएगा पूरा। आप कोई सा पेन यूज़ कर लो आप, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उस चीज़ से। और बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि आपको जेल पेन यूज़ करना है, बॉल पेन यूज़ करना है। अच्छा। तो बहुत सारे लोग मतलब 100 रुपए के पेन लेके आते हैं कि मैं इसमें लिखूंगा। मैंने दोनों बार में जो 5 रुपये वाला पेन होता है जो मेरे पास पड़ा भी होगा यहाँ पे, बिल्कुल, मैंने वो बॉल पेन ही यूज़ किया है और उसी से मैंने पेपर पूरे लिखे हैं। और मैं आपको पेन बता भी देता हूँ मैं जो ये वाला पेन आता है, मैंने पिछली बार भी इसी पेन से लिखा था और इस बार भी मैंने इसी पेन से लिखा है। और मैंने पेपर भी पूरे लिखे हैं। इस बार लोगों के साथ समस्या आई थी हाँ जी, कि पेपर पूरे नहीं हुए लोगों के, तो मेरे तो पूरे सारे पेपर पूरे हुए। पर ठीक है पेपर लेंदी थे, लेकिन मैंने लास्ट तक लिखा, पूरे हुए पेपर में क्लियर हो गया। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस पूरी करनी है आपको। सर ने बताया कि बिल्कुल स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना है और जो आपने स्मार्ट तरीके से पढ़ा है उसको स्मार्ट तरीके से लिखना भी है, प्रेजेंट भी करना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे टाइप पूरा करके आ गए तो वो नहीं। एक स्पेशलाइजेशन टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट 1 2 3 4 बनाए, उसके बाद उसकी डिटेल लिखें तो एग्जामिनर की तबीयत खुश हो जाएगी। आपके नंबर जैसा सर ने बताया, नंबर पहले में और बाद में काफी डिफरेंस आया। इसका पीछे बहुत बड़ा कारण है, उसको भी लगता है कि बंदे ने कुछ मेहनत की है और दिख रहा है मेरे को सामने। मैंने जिन क्वेश्चंस में पॉइंट वाइज लिखे उसमें अच्छे मार्क्स आए हैं और जिन क्वेश्चंस में मैंने पूरा निबंध टाइप लिखा है मैंने उसमें नंबर कम आए हैं मेरे। ऐसे टाइप लिखा उसमें नंबर कम आए, टेबल ऑफ कंटेंट बना के पॉइंट वाइज लिखा है, बिल्कुल नंबर अच्छे आते हैं। ये किसी में कोई दो राय नहीं है और सर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो और बिल्कुल आपको इसी तरीके से ये करना है, ये देख लीजिए। जी सर, तो सर से हम निवेदन करते हैं कि सर जैसे कि आपने मेवाड़ का नाम रोशन किया है, तो इसमें सिलेक्शन होने के पहले आपको कैसा लग रहा था और अब कैसा महसूस हो रहा, थोड़ा उसके बारे में शेयर कीजिए सर। देखिए, सिलेक्शन होने से पहले की लाइफ तो अलग ही थी। पहले जो समाज में इतना कोई जानता नहीं था मेरे को, कि हाँ मेरे गांव में भी मेरे को बहुत कम जानते हैं, क्योंकि मैं कपासन पढ़ा हूँ पास वाले गाँव में, और उसके बाद मैं बाहर पढ़ा हूँ। मैं बीटेक मैंने बाहर से किए, 11वीं 12वीं बाहर से की, तो बहुत कम लोग जानते थे मेरे को। सिलेक्शन होने के बाद फिर सारे लोग जानने लगे, जो समाज के लोग जानने लगे। जहाँ भी जाते हैं वहाँ इतना सम्मान मिलता है कि आप सो नहीं सकते आप। और ये कि अपने मतलब सिलेक्शन होने के बाद की लाइफ बदल जाती है पूरी आपकी। मतलब बिफोर और आफ्टर क्या चेंजेस आता है सर, बिल्कुल अपने जुबान से बयान कर रहे हैं, बिल्कुल गौर से आप सुनो और ये आपकी चेंजेस लाइफ में आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। जी सर। जो आपको पहले कोई पूछता ही नहीं था, जो जिस दोस्त का कभी फोन ही नहीं आया, मैंने बीटेक करने के बाद कभी फोन ही नहीं आया, उसका सिलेक्शन होने के तुरंत बाद उसका फोन आया कि भाई बहुत बहुत बधाई हो। और जो लोग सोचते थे कि ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, और वो लोग अब दूसरे दोस्तों को बोलते हैं कि भाई इसने यार ये किया, तो किया कैसे इसने ये। मतलब पॉइंट भी नोट, मतलब मैं मेरे कॉलेज में मतलब इतना भी डफर नहीं था कि मैं मतलब
पास नहीं हूँ, मैं 70% बने बीटेक में भी मेरे। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल यूँ पीछे वाला स्टूडेंट। हाँ, मैं पढ़ने में मैं मीडियम रहा हूँ हमेशा, पर कुछ लोगों को लगता था कि मैं पता नहीं मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, कुछ मेरा कुछ नहीं होगा। उन लोगों को जब मैं आरएस बना तो बहुत बड़ा शौक लगा उनको कि अरे भाई ये कैसे बन गया आरएस। जो मेरे जो खास दोस्त है उनको वो फोन लगा पूछते अरे ये कैसे बन गया आरएस ये। दोस्तों इसी बात पे वीडियो लाइक होना चाहिए। जी। तो होता है, तो आपके जब आप आरएस बनोगे तब एक्चुअली क्या, मैंने किसी को कॉलेज बताया नहीं था कि मैं आरएस के लिए पढ़ रहा हूँ, या मैं उस टाइम में जब आरएस की तैयारी कर रहा था तब मैं कॉलेज वाले दोस्तों से पूरा दूर ही था। मैं कभी बात नहीं होती थी उनसे। कुछ एक आध जो दोस्त था उनसे बात होती थी, वो भी कभी कभी, मतलब 5-6 महीने में एक बार बात हो गई। सिलेक्शन होने के बाद वो तो अभी भी मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर जो और लोग थे वो फोन करके बड़े, मतलब लोग बाग बहुत सारे, मतलब होता है ना कि चलते हैं लोग बाग, तो वो चीज भी हुई मेरे साथ। देखो दोनों तरफ का इफेक्ट आएगा। पॉजिटिव जो आपके अपने लोग हैं वो पॉजिटिव आपको रिस्पांस देंगे, बहुत अच्छा रेस्पेक्ट बनेगा। जो नेगेटिव लोग हैं उनको तो जलन स्वाभाविक है। दुनिया में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपको भी पता है। अगर सिक्का के पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होंगे तो उस सिक्के की कोई वैल्यू नहीं है, वो नकली है ना। और आपको मतलब कि यही चीज करनी है कि लोग बाग मतलब यूँ सोचे कि ये कैसे बन गया, तो ये आपको बन के दिखाना है उनको। सरप्राइज देना है। सरप्राइज देना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके आरएस बनने से या आपके किसी भी मतलब अच्छी पोस्ट पे जाने से आपके माँ बाप का अगर नाम रोशन होता है, आपके माँ बाप को एक अलग पहचान मिलती है, तो आपको करना है, उस चीज के लिए करना है आपको, कि नहीं आपको कुछ बहुत जरूरी कुछ करके दिखाना है। जीवन में आए हैं तो कुछ करके दिखाना है। बाकी क्या है, पेट तो सभी भर रहे हैं। हाँ, बाकी ऐसे भूखा कोई नहीं मरता है। सारे लोग कुछ कुछ करते ही हैं। कोई कहीं कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ कहीं काम कर रहा है, सारे लोग कुछ करते ही हैं। पर हाँ, आपको कोई एक सम्मानजनक जिंदगी जीनी है, आपको एक रेस्पॉन्सिबल जगह जाना है, आपको अपने समाज में एक अलग पहचान बनानी, तो आपको कुछ करना है आपको। तो आप आरएस करो, आईएएस करो, और भी कोई अच्छा काम करो। बिल्कुल एक सम्मानजनक स्थिति पे आपको करना चाहिए। उसके लिए मेहनत तो बनती है, और जिंदगी मिली है तो करोड़ों योनियों में एक बार इंसान मनुष्य जीवन मिलता है, तो इसका सदुपयोग होना चाहिए। सर का कहने का मतलब। बढ़ते हैं अपन सर से कुछ और जानकारी लेने के लिए। सर से मैं एक निवेदन और करूंगा। सर बात करना चाहते हैं कि जैसे सिविल सर्विसेज एक सपना है, तो क्या सपने भी सच होते हैं क्या? इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, सिविल सर्विसेज एक सपना होता है, सबका होता है। जो पढ़ते हैं सबका ये होता है कि मैं आरएस बनूं, आईएएस बनूं। सब लोग वो चाहते हैं कि मैं एसडीएम बनूं, कलेक्टर बनूं, डिप्टी एसपी बनूं, एसपी बनूं। वो सबका सपना होता है, वो सपने सच होते हैं। अब हो सकता है आपका थोड़ा टाइम लगे, या किसी के पहले हो जाते हैं, किसी के बाद में हो जाते हैं। जो मेरे बहुत सारे दोस्त है वो टॉप 100 में आए, टॉप 10 में आए, टॉप 20 में आए, और कुछ लोग पीछे आए। ठीक है, ये होता है, लेकिन होते हैं, सपने सच होते हैं। आप मेहनत करोगे, सपने सच होंगे आपके, ये मैं कहना चाहता हूँ। और उसके साथ मेहनत के साथ आपका लक भी साथ देना चाहिए। मेरे साक्षात्कार में पूछा कि आप लक को अच्छा मानते हैं, हार्डवर्क को अच्छा मानते हैं, तो मैंने बोला दोनों चाहिए। नहीं तो आप हार्डवर्क करो और कहीं आपको एक्सीडेंट हो जाए मेंस के एग्जाम का दिन, और आप एग्जाम दे ही नहीं पाओ, तो फिर वो हार्डवर्क किस काम का है? तो लक और हार्डवर्क दोनों चाहिए होते हैं इसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। और सर से मैं निवेदन करूँ, जैसे सर कि आपके खेती बाड़ी या पारिवारिक बैकग्राउंड, गाय भैंस ऐसा कुछ करते हैं, या आरएस बनने के बाद बिल्कुल लाइफ आपकी चेंज हो गई, या अभी भी उसी हिसाब से कुछ करते हैं, या उसके बारे में थोड़ा सर बताइए। कि देखिए, मैं गांव में रहा हूँ वैसे तो। मैं बाहर पढ़ा जरूर, मैं बाहर हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ तब गांव में रहता हूँ। मैं 10वीं तक तो मैं वैसे पास के सिटी में पढ़ा हूँ, तो मैं रोज आता जाता था। मेरे जैसे खेती है, हमारी खेती भी है। हमारे एक्चुअली क्या परिवार का, जो मेरे फादर की नौकरी लगने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत ठीक हुई है। उसके पहले तो हम पूरा ऐसे ही थे, मतलब खेती वगैरह करते थे, मजदूरी वगैरह होती थी। उसके बाद भी हमने अभी ये काम छोड़ा नहीं है। हमने अभी भी मतलब गाय भैंस है हमारे। मैं खेत पे जाता हूँ, मैं आज भी जगह आया हूँ खेत पे, तो वो सारा काम होता है, अभी भी होता है पूरा काम। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब भी मैं ऑफ होता है तब मैं पूरा काम करता हूँ। मैं मेरी समझ बात हुई थी सर से कि आज सुबह खेत पे गया, रिचका काट के लाया हूँ, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी पुट अप कर दिया। मैंने कहा कि भाई लोग ये ना सोचे कि आरएस बनने के बाद लोगों की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है। जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती है, जिम्मेदारियां रहती है, और बिल्कुल सारा काम खुद करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों ये है कि जैसे घर का काम आपको करते रहना चाहिए, बिल्कुल सिर्फ एक आपकी ट्रैक चेंज हुई है, लाइफ चेंज नहीं हुई है ना। तो परिवार को, सबको, और धरातल से जुड़े हुए रहना, मिट्टी से जुड़े हुए रहना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मैं तो आज भी मतलब जो घर पे कुछ काम, मेरे खाना बनाना भी आता है। मैं आज भी सब्जी अभी कभी मतलब महीने में एक आध बार बना लेता हूँ। अब तो वाइफ है और मम्मी वगैरह है, तो बना लेते हैं खाना। मेरे को टाइम कम मिलता है, पर हाँ
आज भी मतलब मेरे को शौक है कि मैं कुछ बनाऊं, तो कभी सब्जी बना दूं, कभी कोई मिठाई बना लेता हूँ, तो मैं सब कुछ आता है मेरे को, सब काम करना आता है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और हर चीज का है। तो हाँ, इसी बात पे अपन एक चर्चा कर लेते हैं कि सर जैसे कि आपकी हॉबी किस में है। अपन जैसे मान लो किसी की हॉबी होती है कविता में है, किसी की हॉबी म्यूजिक में होती है, किसी की डांस में होती है, किसी की बाइकिंग में होती है, किसी को जीप वगैरह चलाना, मतलब कुछ एडवेंचर करने का शौक होता है, किसी को डेजर्ट में घूमना, किसी को नई नई चीजें एक्सप्लोर करना। तो सर थोड़ा एक अपनी हॉबी के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर बताइएगा, आपकी रुचि किस चीज में सर? मेरी हॉबी सर, वैसे तो मैं विराट कोहली को बैटिंग करते देखना बहुत पसंद है मेरे को। जिस हिसाब से वो जो बॉलर के जो मिड ऑफ पे जो सिक्स लगाते हैं ना, वो बहुत पसंद है मेरे को। जो बैट स्विंग होता है उनका, वो बहुत शानदार लगता है। MS धोनी की बैटिंग जो 2006-07 में उन्होंने जो पाकिस्तान के टूर पे बैटिंग की थी उन्होंने, वो बहुत पसंद है मेरी। तो मैं खेलता कम हूँ क्योंकि अब मेरे को टाइम इतना मिलता नहीं कि मैं खेलूँ अब, या और भी बहुत काम होते हैं। तो पर हाँ, मेरे को मैच देखना बड़ा पसंद है। सर को क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, क्रिकेट में भी बैटिंग स्पेशल बैटिंग देखना पसंद है, और जो चौके छक्के लगाते हैं, और उन्होंने लाइफ में लगाए भी हैं। आज RS बन के बैठे, तो ये भी है चौके छक्के से किसी की लाइफ का छक्का मार दिया आपने। और मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं मतलब मैच देखना इतना शौक है मेरे को कि मैं मेंस की क्लासेस हो रही थी मेरी, स्प्रिंग बोर्ड में मैंने कोचिंग की मैंने, तो वहाँ बीच बीच में जब ब्रेक होता था तो मैं टेस्ट मैच भी हो रहा होता तो भी मैं देख लेता था उसको। और कभी भी स्कोर क्लास के बीच में भी चेक करता था मैं। तो मेरे को शौक बहुत है देखने का, पर वो खेलने का थोड़ा भी कम होता है भी। बिल्कुल, सर ने जैसे कि अपनी हॉबी के बारे में बताया, इनको चौके छक्के मारना पसंद है, चौके छक्के देखना ही बहुत पसंद है। टाइम का शेड्यूल तो टाइट रहता ही है, ठीक है ना। तो सर जैसे कि अपन ने बीच में राजसमंद में एक योजना चली थी विजय भव, उसके बारे में कुछ आपको जानकारी हो तो उसके बारे में बताइए सर। विजय भव योजना हमारे साक्षात्कार के लिए हमारे डॉक्टर सापेला जी ने, जो हमारे राजसमंद के SEO थे पहले, फिर SDM बने हैं, तो सापेला जी ने हमारे लिए जो राजसमंद जो है ना, वहाँ के जो साक्षात्कार के लिए सफल हुए थे बच्चे, उनके लिए वो योजना लागू की थी उन्होंने। उस योजना का बहुत फायदा मिला मेरे को। साक्षात्कार के टाइम पे पूरा लॉकडाउन था, कोई कोचिंग खुली नहीं थी, कहीं मॉक इंटरव्यू हो नहीं रहे थे, तो हमारा उन्होंने वो सब मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमारा, और एक पर्सनल ग्रुप भी बनाया हमारा, जिसमें 5-5 बच्चे थे हम, और उन्होंने 5-5 बच्चों का रोज सुबह शाम मॉक इंटरव्यू करना था। तो हम उससे मतलब बोलना सीख गए थे हम कि बोलना कैसे है। मैंने RS 2018 के साक्षात्कार के लिए मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया मैंने, क्योंकि उस टाइम सारा लॉकडाउन था, कोविड था, सब कुछ था, तो हो नहीं पाया हमसे। लेकिन हम ऑनलाइन देखे भी इतना मतलब हमने सीखा, उससे बोलना सीखा। और मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, RS 2018 के जो इंटरव्यू था मेरा, उसमें बोर्ड मेंबर्स ने मेरे को एक भी क्वेश्चन वो नहीं पूछा जो मैं पढ़ के गया था। मैंने 4 कॉपी के नोट्स बनाए थे मैंने, कि चलो ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक भी चीज़ नहीं पूछी मेरे को। अलग ही ट्रैक पे निकल गए वो। लेकिन मेरे को तो भी मेरे 62 मार्क्स आए, और इंटरव्यू भी मेरा अच्छा हुआ, क्योंकि ये एक्चुअली बोलने की प्रैक्टिस थी मेरी, इसीलिए हुआ मेरा, बाकी हो नहीं पाता मेरे से। ऑल ओवर परफॉर्मेंस में उससे फर्क पड़ा विजय भव से? बहुत फर्क पड़ा। उन्होंने सापेला जी ने हमारे लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हेड बुलाए, इंटरव्यू कराए, बहुत फर्क पड़ा। वेरी गुड। तो आखिर विजय भव योजना का कुछ आभार धन्यवाद देना चाहें सर? बिल्कुल सर, सापेला जी का और विजय भव योजना के लिए नानालाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने चालू की थी, उन्होंने इतनी मेहनत की उन्होंने। अच्छा, नानालाल जी ने काफी मेहनत हाँ, की। नानालाल जी सालू जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, हाँ, राजसमंद जिला परिषद स्वच्छ में। भारत अभियान में जो, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका काफी सपोर्ट सहयोग रहा है उनका ना? बहुत सपोर्ट रहा है। वेरी गुड। सर आपने जैसे RS ये क्लियर किया था, कितने अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। मैंने RS फर्स्ट टाइम में ही पास किया मैंने। मेरे को सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि बहुत सारे लोगों को तो मतलब मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं कि मेंस आगे बढ़ रहा है, लेकिन मेरे को फायदा इस चीज का मिल गया कि मेरे को 1 साल मिल गया मेंस के टाइम में पढ़ाई के लिए। तो मैंने पूरा पढ़ लिया। जो पहले से जो पढ़ रहे थे बच्चे वो थक गए उस टाइम पे कि भाई अब बहुत पढ़ लिया, अब इतना नहीं हो रहा हमसे। और मैंने उस टाइम पढ़ाई मतलब जारी रखी, क्योंकि मैं नया था, तो यूं होता है कि आपको जितनी चीजें पढ़ो उतनी कम है। और इसमें मेरे जो बीटेक की मैंने, उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने जो प्री का एग्जाम है उसमें मैंने जो SSC बैंक में जो सीखा, मैथ्स रीजनिंग सीखी है, और बहुत सारी बातें मतलब मैंने बीटेक में या SSC बैंक जो कोचिंग की थी मैं 3-4 महीने 5 महीने की, उसमें जो मैंने सीखा है वो बहुत काम आई मेरे। और इसी बार में एक ही बार में सर? और एक ही बार में, इसलिए मैं पास हुआ मैं। और मैं लगातार जो 11-12 महीने का जो टाइम मिला था मेरे को प्री और मेंस के बीच में जो गैप था, उसमें लगातार पढ़ता रहा मैं, और बहुत सारे लोग उससे इस कारण बाहर हो गए, मैं पास हो गया इसमें। तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है।
मजा आ गया। तो अब हम सर से पूरा इस इंटरव्यू की समरी, मोटिवेशन, कंक्लूजन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि भाई बच्चों के मोटिवेशन के लिए और कैसे क्या है उसके बारे में सारांश, अपन इसका क्या कंक्लूजन निकालते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, समरी और कंक्लूजन के बारे में देखें अपन तो यूं है कि आपने किस बैकग्राउंड से हो, आप गांव से हो, सिटी से हो, कहाँ से हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अधिकतर जो RS IAS बनते हैं वो गांव वाले बनते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने सर जी। और आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो या प्राइवेट स्कूल से पढ़े, उसका भी कोई बड़ा मेजर फर्क नहीं पड़ता है। मैं भले विद्यानिकेतन से पढ़ा हूँ, लेकिन वो भी ठीक था स्कूल, मतलब मैं कोई बड़े स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ एक तो, या मैं किसी बड़े कॉलेज से मैंने कोई बीटेक नहीं की, मैंने एक नॉर्मल कॉलेज से मैंने बीटेक की है, तो उस चीज का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क ये पड़ता है कि आपने जिस एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू किया है आपने, उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप उसके लिए आप कैसे पढ़ रहे हो, आप उसके सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो आप, या फिर आप उस टाइम पे आपको कोई मतलब आपका दिमाग कहीं और जगह तो नहीं है, आपका जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ना है आपको, और थोड़ी बहुत मेहनत तो लगेगी। देखो, आप इतने बड़े एग्जाम के लिए जा रहे हो, इतनी बड़ी पोस्ट के लिए जा रहे हो, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन उसके साथ स्मार्ट स्टडी लग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसमें। तो आपको थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा। हो सकता है आपका एग्जाम लेट हो जाए, जल्दी हो जाए, आपको थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। तो आपको ये चीज तो करनी पड़ेगी आप। तो सर ने अपना पूरा एक निचोड़ जो आपको निकाल के दिया है, आई होप आपको ये पूरा डिटेल जानकारी, नॉलेज अच्छा लगा होगा। तो अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और अपनी जिंदगी को आप सुधार सकते हैं। और ये कोई सर का लास्ट इंटरव्यू नहीं, ये फर्स्ट ही है। लगातार हम बने रहें, सर के पास जो भी आइडिया वगैरह आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल से आप लगातार जुड़े रहेंगे, इस टाइप के वीडियो हम बनाते रहते हैं। और बना रहे हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में मैं सर से निवेदन करना चाहता हूँ, और कुछ आप आशीर्वचन देना चाहें। बिल्कुल सर, आपको मेहनत करनी है, वो अपने पिताजी का, अपने माताजी का नाम रोशन करना, उनका सपना साकार करना है, आपका सपना साकार करना है। आपको एक समाज में एक अलग सम्मान की दृष्टि से देखे, आपको वो चीज प्राप्त करनी, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और वो आप करो, जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं। हाँ, हो सकता है कि वो किसी को कुछ टाइम लग जाए, किसी को कम टाइम लगे, लेकिन हाँ, सफल जरूर होते हैं। और आपको मेहनत करते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। और हाँ, मेरी कभी कोई हेल्प चाहिए तो बता देना, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, ठीक है। और इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा साक्षात्कार लिया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आपने मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, एक अंतिम श्लोक मेरे को याद आ गया है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते तो शिल पर पड़त निशान। नियमित अभ्यास, प्रैक्टिस इज अ मेक ए मैन परफेक्ट। लगातार आप प्रयास करते रहेंगे, सक्सेस आपको बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। 99 नहीं मिलेगी, 100% अचीवमेंट आपका होगा। इसी विश्वास के साथ अपने दिल में और अपने आप के स्वयं के ऊपर आप विश्वास रखिए। जब ठम ठोक ठेलता है मानव, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जब आप लगातार मेहनत करते हो, जो किसी चीज के पीछे आप जैसे आप बोलते हैं ना, हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, तो वही करना है आपको। हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, अब वो चीज मिलेगी आपको। एक जो शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग है, हाँ, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपसे मिलाने में लग जाएगी। हाँ, तो चीज को चाहो आप, और आप उसके पीछे मेहनत करो, आपको वो चीज मिलेगी। और मैं तो ये कहता हूँ, सर कह रहे हैं हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, मत कह रहा ना धो के पीछे पड़ जाओ। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं सर के पापा जी, उनसे कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो बताएंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे शुरुआत में इन्होंने प्रेरणा जागृत की, कितने साल के प्रयास हैं, क्या इनके विचार कैसे क्या, उस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो सर नमस्कार। जी नमस्ते। सर कुछ बताइए, आपने कैसे कैसे किस चीज की शुरुआत की और आपने ये संस्कार दिए, उसके बारे में थोड़ी बताइए। शुरुआत तो क्या सर, पेरेंट्स जो होता है, माता पिता, वो केवल बच्चों को सुविधा उपलब्ध करा सकता है। वो शुरू से ये पढ़ने में टैलेंट और शुरू से ही शिक्षा ग्रहण की, इसके मन में ये था कि मैं कोई एक अच्छे प्रशासनिक पद पे जाऊं मैं। वेरी गुड। तो मैंने भी इसको सपोर्ट किया और अच्छी के कोचिंग वोचिंग करवाई इसको, और अपनी भी ये इच्छा थी कि अपना बेटा कहीं अच्छी पोस्ट पे जाए, ताकि अपने गाँव का, समाज का और सभी का हम रोशन हो। बिल्कुल सही है। हमारा प्रयास ये था कि ये एक अच्छी जगह पहुंचे और सबके लिए एक अच्छा काम करे। अब इनका बनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। कुछ प्राउड बनने के बाद, हाँ बिल्कुल गर्व तो होता ही है सर। अगर एक बेटा अगर मान लो RS बनता है, तो एक पिता को तो गर्व होता ही है, क्योंकि उसके पीछे उसकी मेहनत लगी होती है पिता की। और जब बेटा पैदा होता है तभी पिता की वो बहुत बड़ी जाती है, एक आकांक्षा होती है कि ये बड़ा होकर कोई एक अच्छा एक इंसान बने, ये हर एक पिता के मन में होती है। तो ये तो एक स्वाभाविक बात है सर की, होती है हर एक पिता के मन में कि अपना बेटा एक अच्छा एक इंसान बने और सबके लिए काम आए। जी जी बिल्कुल। तो सर थोड़ा शुभ नाम आपका बताइए सर। सर राधेश्याम शर्मा। और सर जैसे कि अभी सर से परिचय किया, काफी इनको प्राउड होता है कि भाई अपने बच्चे को RS में सिलेक्ट होते ही हर व्यक्ति, हर माता पिता का अपना एक होता ही है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि जो भी पेरेंट्स वगैरह इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड तक देखें, ताकि आपको एक थोड़ा आपके अंदर एक जुनून, जोश, जज्बा आएगा,
ताकि आप भी अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाए। ठीक है सर। तो सर, आप बच्चों के जो माता पिता हैं उनको आप कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए सर। ये तो वो भी इस तरह के जो बच्चे हैं और इनके मन में ये जुनून है कि मैं आगे बढ़ के और कुछ करना चाहूँ, उनके पेरेंट्स को मेरी तरफ से ये सलाह है, या आप यूँ समझ लें कि उनको राय है कि अगर बच्चे में बनने की कुछ क्षमता है उसको पहचानो और उसके अनुरूप उनको तो बढ़िया संस्थान है उनमें उनका दाखिला कराओ ताकि वो अपना लक्ष्य हासिल कर सके। क्योंकि आज की जो पढ़ाई है वो बहुत ही कॉस्टली हो गई। बिल्कुल, टैलेंट अपने बच्चे में टैलेंट है, आपको देखना है, उनको हाँ, भविष्य आपको बिल्कुल उनकी पहचान करो अपने बच्चे की। और वास्तविकता में अगर वो है बच्चा इस लायक तो उसको आप राय तो उसको पढ़ाओ। और वो भी हमारे अच्छे कोचिंग संस्थान है, अगर उनमें एडमिशन अगर हो जाता है और बच्चा अगर लायक है तो उसको जरूर सफलता मिलती है। सर बता रहे हैं कि बच्चों को अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में या एडमिशन बढ़िया, उनको नॉलेज कुल मिला के उनका गाइडेंस मिलना चाहिए। अगर बच्चे में क्षमता है तो वो जरूर आगे जाएगा, है ना। एक हर बच्चे में संस्कार हो और बच्चा अगर आगे बढ़ने के इच्छुक है तो उसको जरूर सपोर्ट करें। और हर बच्चे में एबिलिटी होती है, ऐसी बात नहीं, मगर उसको थोड़ा निखारने का फर्ज होता है कि अपन उसको निखारें और उचित उसको रास्ते पे लाएं। कितनी बढ़िया बात बता दी सर ने। बिल्कुल, हीरा भी होता है ना, उसको भी तराशना पड़ता है, बाकी हीरे की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो माइंस में से निकलता है, एक कच्चा सा पत्थर होता है। तो उसको जब तक तराशेंगे नहीं ना, जब तक उसको पॉलिश नहीं करेंगे, जब तक उस पर नहीं करेंगे, तब तक उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए अपने बच्चों को तराशने के लिए बिल्कुल आप मेहनत कीजिए और अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाइए, और जो भी करना है उसके साथ कीजिए, तो फ्यूचर निश्चित है कि वो बिल्कुल सक्सेस होगा। ठीक है। हमारे साथ सर के माता जी जुड़ चुके हैं, तो थोड़ा उनसे भी पूछ लेते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, क्या है, आपने ऐसा क्या किया कि आपका बच्चा इस लेवल पर आज पहुंचा। भारत की जो जितनी भी मतलब भारत की राजस्थान की जो भी माता है, आज उनका गर्व से सीना फूल जाएगा कि भाई हमने कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो माता जी कुछ बताइए अपने बारे में और अपने बच्चे के बारे में, कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा ये बताइए। अच्छा लग रहा है। हाँ, मारवाड़ी में बोल दो आप। आपने किसान लाग रहे हो बढ़िया जी में सिलेक्शन भी हो, आपको जो किसान सिलेक्शन भी कितना कहीं लाग रहे हो, बढ़िया अच्छा लग रही हो। तो कितना साल मेहनत करी है ये तो 7-8 साल 7-8 साल लगे थे नहीं। तो ये जोश तो आप ही जगह रही हो अना में। तो टेम टेम रोटी बैठे बनानी, चाय वाय बनानी देनी, सब काम आप खूब सेवा की आगे है ना। सेवा तो भगवान कर रहा है। नहीं, बढ़िया है। तो आज आपकी मेहनत रंग लगी, किसान बढ़िया रही हो ना, बढ़िया रही हो। आज समाज में आप और सब जगह नाम माता पिता कुछ भी रहो, हर जगह है नहीं। हाँ सर। तो चलो, तो अब आप और कहीं कहना चाहो दूसरी, आप मान लो कोई बच्चा की माया है बनाना, आप कहीं कहना चाहो कि अभी आप बच्चा के लिए कहीं कर सके थोड़ा, वो बताए। बच्चा पर बहुत ध्यान देवे। ध्यान देनो। हाँ। अच्छा, कई चीज को ध्यान देना चाहे तो कई वो खुराक लारे घूमना चाहे। ठीक है। और बच्चा बच्ची के किसान टेकलन करना जो सब करना चाहे। वेरी गुड। ठीक है। बच्चा टाइम पे स्कूल जा रहा है ना जा रहा, पाचे घरे के टाइम आ रहा, टाइम टू टाइम स्कूल जानो आनो चेक करना, ठीक है, सब करना चाहिए। वेरी गुड। ठीक है। जैसा कि माता जी ने बताया है कि आपकी जो जिम्मेदारी होती है ना बच्चे के ऊपर, कि टाइम से टाइम वो स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इधर उधर फालतू किसी के साथ लफंगाबाजी तो नहीं कर रहे हैं, इस चीज का पूरा ध्यान आपको रखना है। क्योंकि ये जो एक समय जो कच्ची मिट्टी होती है ना, जब तक घड़ा पक नहीं जाता है ना, तब तक उसको बराबर ध्यान रखना पड़ता है। पकने के बाद फिर वो नहीं बिगड़ेगा। बाकी तो थोड़ी स्थिति ऐसी है, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और कैसा महसूस हो रहा है आपको, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। और कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहते हैं आप तो बताओ, और किसी को कोई राय देना चाहते हो तो बताओ। तो सब का माता ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका कहना है कि सभी माताओं को अपने बच्चों को ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए। और ये मतलब शॉर्टकट में इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है, बिल्कुल शॉर्ट में बहुत बड़ी बात कह दी है। ठीक है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लेवल पे बच्चा ने आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।